मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस वीडियो में, जिसमें मैं चर्चा करूंगा उदासीनता वक्र विश्लेषण की, जिसके अंतिम भाग पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है उदासीनता वक्र विश्लेषण भाग 3। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे उपभोक्ता के संतुलन पर प्रतिस्थापन प्रभाव की, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कीमत प्रभाव की, ठीक है। और अंत में हम लोग देखेंगे कि उदासीनता वक्र गणनावाचक विश्लेषण पर किस प्रकार श्रेष्ठता रखता है और उपयोगिता ये उदासीनता वक्र विश्लेषण की क्या आलोचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रतिस्थापन प्रभाव आखिर है क्या, ये कब दिखता है? तो कहते हैं कि जब दोनों वस्तुओं की कीमतें इस ढंग से परिवर्तित होती है कि संबंधित उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में न तो सुधार होता है और न ही ह्रास, और उपभोक्ता अपने व्यय को नए कीमतों के सापेक्ष पुनर्समायोजन को बाध्य हो जाता है, तब जो है हम लोगों को प्रतिस्थापन प्रभाव परिलक्षित होता है। तो चलिए अब इसकी दो धारणाएं कि प्रतिस्थापन प्रभाव कब परिलक्षित होगी और कितनी होगी, इस संबंध में दो दृष्टिकोण हैं, दो धारणाएं हैं। एक है हिक्स महोदय के और एक है सलस्टकी महोदय के। हिक्स महोदय का दृष्टिकोण क्या कहता है कि इस दृष्टिकोण में प्रभाव मापने के लिए उपभोक्ता की आय में क्षतिपूरक परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये क्षतिपूरक परिवर्तन है क्या। तो क्षतिपूरक परिवर्तन है कि उपभोक्ता मान लीजिए किसी अंतिमान वक्र पर संतुलन में है और किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसका बजट रेखा आगे की तरफ खिसकेगा, अर्थात वो उसके बजट में जिस वस्तु की कीमत घटेगी वो वस्तु की और अधिक मात्रा समाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। किसी वस्तु के कीमत के घटने से उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। वास्तविक आय समझ रहे हैं आप लोग? वास्तविक आय वो होता है जो उसकी क्रय शक्ति होती है, और मौद्रिक आय वो होता है जो मौद्रिक रूप में वो अपने नियोक्ता से प्राप्त करता है, और उस मौद्रिक आय की जो क्रय क्षमता होती है ना, उसको हम लोग वास्तविक आय बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वस्तु की कीमत जब घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितनी बढ़ी, ठीक है, उतनी इस तरह से उसके आय का समायोजन किया जाता है, इस तरह से उससे मौद्रिक आय ले लिया जाता है, या उसके मौद्रिक आय में कमी कर दी जाती है या कटौती कर दी जाती है, जिससे कि वह अपने पुराने अंतिमान वक्र अर्थात तटस्थता वक्र पर वापस आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षतिपूरक परिवर्तन, ठीक है। इसमें हम आगे लिखे भी हैं, जिससे उसकी संतुष्टि पूर्व स्तर पर स्थिर रहे। फलस्वरूप जब वास्तविक आय स्थिर हो जाती है, काट लेंगे हम लोग मतलब उनसे अगर मौद्रिक आय हम लोग ले लेंगे उतनी मात्रा में, तो वास्तविक आय तो उसकी स्थिर हो गई, और उपभोक्ता महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को प्रतिस्थापित करेगा, क्योंकि वो अपने व्यय को रिस्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि कोई वस्तु सस्ती मिल रही है पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेगा, वो अपने मतलब जो इनकम है उसका, जो उसका क्रय शक्ति है, उसको फिर से वो समायोजन करेगा, ठीक है। तो एक ही उदासीनता वक्र पर एक संतुलन बिंदु से दूसरे बिंदु पर वो खिसक जाएगा। तो यही खिसकाव जो है हिक्स महोदय के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग ग्राफ में कैसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक ग्राफ, जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पर वस्तु x को और y एक्सिस पर वस्तु y को लिया है। प्रारंभिक बजट रेखा उपभोक्ता की DB है, ठीक है, DB। और उसके बाद जब देखिए कि x वस्तु की कीमत मान लीजिए कि घट जाती है, तो उसकी नई कीमत रेखा क्या हो जाएगी? DX हो जाएगी। पहले उपभोक्ता वस्तु x की वो भी मात्रा खरीद पा रहा था, अगर अपने पूर्ण आय को सिर्फ x वस्तु पर खर्च कर रहा था तो वो भी मात्रा खरीद कर पा रहा था। लेकिन अब जो है, जब की कीमत घट जाती है, तब अब जो अगर वह अपने पूर्ण आय को केवल x वस्तु पर खर्च करे तो वह वो x मात्रा उस वस्तु की खरीद पाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि बजट रेखा तो हो गई DX। तो अब हिक्स महोदय के अनुसार हम लोगों को क्या करना है कि
उपभोक्ता से कितनी आय लेनी है, इतनी आय ले लेनी है कि वो पूर्व के संतुष्टि स्तर पर अर्थात पूर्व के अंधिमान वक्र पर पहुंच जाए। ठीक है, तो पूर्व के अंधिमान वक्र पर पहुंचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, y वस्तु के समतुल्य में हम लोग DC के बराबर, ठीक है, और x वस्तु के अक्ष पर देखें तो AX के बराबर उससे आय हम लोग ले लेते हैं। तो अपने पुराने अंधिमान वक्र कहाँ, पुराना अंधिमान वक्र उसका कौन सा है, IC2 के E बिंदु पर, ठीक है, E1 बिंदु पर नया संतुलन वो स्थापित करेगा। ठीक है, पुराना संतुलन कहाँ था, E बिंदु पर था और नया संतुलन E1 बिंदु पर हो जाता है उसका IC2 के। ठीक है, हम लोगों ने बजट रेखा नया कौन सा खींचा है, CA। ठीक है, हिक्स महोदय के अनुसार हमने क्षतिपूरक परिवर्तन किया और उपभोक्ता का मूवमेंट संतुलन बिंदु E से संतुलन बिंदु E1 तक हुआ, अर्थात आय उसकी समझिए वास्तविक आय स्थिर है क्योंकि हमने उससे क्षतिपूरक उसके आय में परिवर्तन कर दिया है। तो अपने पुराने अंधिमान वक्र पर वो है, लेकिन फिर भी वो चूँकि x वस्तु y की अपेक्षा सस्ती मिलेगी, ठीक है, यानी तो सापेक्ष कीमत कहिए कि उसकी पहले से घटी हुई रहेगी, जिस कारण वो क्या करेगा, अपने व्यय को पुनर्समायोजित करेगा और अपने संतुलन बिंदु को बदलकर E पर से E डैश पर चला आएगा और यही मूवमेंट जो है प्रतिस्थापन प्रभाव को परिलक्षित करता है। पहले x वस्तु की उपभोक्ता OM मात्रा खरीद रहा था, अब क्या करेगा, वो OB मात्रा खरीदेगा। ठीक है, यही हिक्स महोदय के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सलस्टकी महोदय का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है। तो सलस्टकी महोदय के दृष्टिकोण से मौद्रिक आय में परिवर्तन लागत अंतर के आधार पर किया जाता है। उन्होंने किस आधार पर किया, वास्तविक आय में परिवर्तन किया, क्षतिपूरक परिवर्तन उसे नाम दिया। अब इन्होंने क्या कह रहे हैं कि मौद्रिक आय में परिवर्तन करेंगे और कितना करेंगे, तो लागत के अंतर के आधार पर। ठीक है, मतलब पुराने मूल्य पर किसी संयोग को क्रय करने में जो लागत थी, ठीक है, जिस पर वो संतुलित था उपभोक्ता, जिस संतुलन बिंदु पर जो संयोग उपभोक्ता खरीद रहा था उसको खरीदने में जो क्रय लागत थी, और अगर नए मूल्य पर उस वस्तु को क्रय करने में जो लागत है, तो उतना हम लोग जो है इसे मौद्रिक आय जो है या तो ले लेते हैं, अगर वस्तु की कीमत घटी है तो, अगर बढ़ी है तो उतनी कीमत उतनी लागत के बराबर उसको मौद्रिक आय दे देते हैं। तब हमको प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रभाव दिखता है, अर्थात पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय की गई मात्रा की लागत और नई कीमत पर उसी मात्रा की लागत, ठीक है, में अंतर के बराबर किया जाता है। समझ रहे हैं, पूर्व कीमत पर वस्तु की क्रय की गई मात्रा की लागत मतलब पहले की कीमत पर जो वो संयोग क्रय कर रहा था, समझ रहे हैं आप लोग, पहले के कीमत पर जो संयोग वो क्रय कर रहा था उसकी जो कीमत थी, और पुनः जो नए कीमत पर उसी संयोग को अगर खरीदेगा उसकी जो कीमत होगी, तो उसके बीच के जो अंतर होंगे उसे लागत अंतर के नाम से हम लोग जानेंगे। इस दृष्टिकोण में क्या होता है कि संतुलन अवस्था में कब होता है उपभोक्ता, जब वह ऊंचे अंधिमान वक्र पर पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग ग्राफ में कि ये कैसे होता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्राफ, इसमें प्रारंभिक बजट रेखा जो है AB है, और यदि कीमत घट जाती है वस्तु X की तो उस बजट रेखा क्या हो जाती है, AC हो जाती है। ठीक है, यहाँ ये देखिए, और हम लोग को करना क्या है कि लागत अंतर के बराबर, मतलब संयोग पहले कौन सा खरीद रहा था, वस्तु X की OH मात्रा खरीद रहा था और वस्तु Y की OJ मात्रा खरीद रहा था। ठीक है, अब नए कीमत पर भी उसको यही संयोग खरीदना है, तो क्या करना पड़ेगा कि GC के बराबर घटाना होगा हम लोगों को उसका आय। ठीक है, इतना हम लोगों को उस पर या तो टैक्स लगा देना होगा या जो भी हो, जो भी उपकरण हो, तो इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, तो ये इतना बराबर
हम लोग क्या करेंगे कि नए बजट रेखा के समानांतर एक ऐसा बजट रेखा ड्रॉ करेंगे जो पुराने संयोग को क्रॉस करते हुए आए। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि FG बजट रेखा जो है हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब देखते हैं हम लोग कि उपभोक्ता क्या करता है कि पुराने संतुलन बिंदु E पर न रह के नए संतुलन बिंदु E1 पर चला आता है। ठीक है, वो अपने व्यय को रीस्ट्रक्चर करता है। क्यों करता है ये पहले ही बता चुके हैं हम कि X वस्तु की कीमत घट गई है पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो पहले की अपेक्षा घट गई है तो सस्ती वस्तु स्वाभाविक रूप से वो खरीदना चाहेगा अधिक मात्रा में, इसी कारण ऐसा हो रहा है। तो अब क्या करेगा उपभोक्ता कि वस्तु X की कितनी मात्रा खरीदेगा, वो I मात्रा खरीदेगा। पहले कितना खरीद रहा था, OH खरीद रहा था, और वस्तु Y का उपभोग घटा के वो कहाँ ले आएगा, OK पर ले आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे समझ गए होंगे दोनों में अंतर को, हिक्स महोदय के दृष्टिकोण के अंतर को और सलस्टकी महोदय के दृष्टिकोण को। तो चलिए अब आगे चलते हैं और दोनों के बीच संबंध देखते हैं कि क्या है कि लागत अंतर की रीति मांग का नियम प्रमाणित करती है, जबकि क्षतिपूरक परिवर्तन की रीति, लागत अंतर की रीति किनका है, सलस्टकी का, वो क्या करती है, मांग के नियम को प्रमाणित करती है। जबकि क्षतिपूरक परिवर्तन की रीति अर्थात हिक्स की रीति उपभोक्ता बचत तथा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विश्लेषण हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा कि वस्तु कीमत कम होने पर लागत रीति से अर्थात सलस्टकी की रीति से ज्ञात प्रभाव मात्रात्मक रूप में क्षतिपूरक रीति से अधिक होता है। ठीक है, और कीमत अधिक होने पर लागत अंतर रीति का प्रभाव, लागत अंतर मतलब सलस्टकी की रीति का प्रभाव मात्रात्मक रूप में क्षतिपूरक रीति से अर्थात हिक्स की रीति से ज्ञात प्रभाव से कम होता है। इसको हम लोग जब संयुक्त रूप से देखेंगे दोनों के अंतर को, तब हम लोगों को ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। अब चलिए कि कीमत प्रभाव क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता के क्रय पर वस्तु के कीमतों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव कीमत प्रभाव है। मतलब उपभोक्ता के क्रय पर वस्तु के कीमतों में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव कीमत प्रभाव कहलाता है। हम यहाँ ये देखेंगे कि कीमत प्रभाव जो है एक साथ दो अन्य प्रभाव भी उत्पन्न करता है। पहला है आय प्रभाव। आय प्रभाव क्यों होता है कि मान लीजिए वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी वास्तविक आय बढ़ी हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम लोग यहाँ इनकम इफेक्ट भी शामिल करते हैं। और दूसरी बात है कि सापेक्ष कीमत में परिवर्तन के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जो है कीमत प्रभाव दोनों का योग होता है, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का। ठीक है, यही चीज़ हम चर्चा कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। अब कीमत प्रभाव देखते हैं कि अगर वस्तु X की कीमत में कमी होती है तब आपके स्क्रीन पर जो ग्राफ दिख रहा है उसमें वस्तु X हम लोगों ने X एक्सिस पर, वस्तु Y एक्सिस पर लिया है, और संतुलन बिंदु जो है E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है जहां पर X की OX1 मात्रा और Y की OY1 मात्रा उपभोक्ता खरीद रहा है। पुनः जब X वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता अपने व्यय को पुनर्समायोजित करता है और नए संतुलन बिंदु E1 पर पहुंच जाता है जो ऊंचे अंतिमान वक्र पर अवस्थित है। इस प्रकार जो है वो वस्तु X की OX2 मात्रा और वस्तु Y की OY2 मात्रा क्रय कर रहा होता है। पुनः मान लेते हैं कि वस्तु X की कीमत घट जाती है तो बजट रेखा रीस्ट्रक्चर होकर क्या हो जाती है, AD हो जाती है और उपभोक्ता संतुलन बिंदु E2 पर पहुंच जाता है जो अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे अंतिमान वक्र पर अवस्थित है। यहाँ पर पुनः हम देख रहे हैं कि वह वस्तु X की OX3 मात्रा और वस्तु Y की OY3 मात्रा खरीद रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार होता क्या है कि कीमत घटने से जिस वस्तु की कीमत घट रही है उपभोक्ता उसके पक्ष में अपना व्यय रीस्ट्रक्चर अर्थात पुनर्समायोजित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कीमत प्रभाव, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है। इन दोनों का पृथक्करण देखेंगे हम लोग हिक्स और सलस्टकी विधि से। आइए ग्राफ देखते हैं।
ये ग्राफ में हमने वस्तु x लिया है x एक्सिस पर, वस्तु y लिया है y एक्सिस पर। यहाँ गौर कर रहे होंगे आप कि प्रारंभिक बजट रेखा जो है ए के है, ए और के, यहाँ के है और ये ए, ठीक है, ए के है। और उसके बाद क्या होता है कि संतुलन बिंदु इस बजट रेखा पर ई पर है और उपभोक्ता जो है y वस्तु की OC मात्रा, ठीक है, और x वस्तु की कितनी, वो I मात्रा जो है वो क्रय कर रहा है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिग्स के विधि से कि प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करेंगे, उसके बाद आय प्रभाव को देखेंगे और दोनों का योग कीमत प्रभाव किस प्रकार है ये देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कीमत जो परिवर्तित हुई, तो कीमत परिवर्तित हुई तो नया जो है क्या कहते हैं संतुलन बिंदु कौन है। तो नया संतुलन बिंदु जो है हमारा E3 है और इस संतुलन बिंदु पर जो कि कीमत में परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। मतलब नया कीमत रेखा क्या बना है AP, ठीक है, और उस पर जो संतुलन है वो E3 है जो IC3 पर है, उच्चतर अधिमान वक्र पर है, ठीक है। तो और यहाँ पर जो है संतुलन में जब उपभोक्ता है तो वस्तु Y की OF मात्रा खरीद रहा है और वस्तु X की OM मात्रा खरीद रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हिग्स के विधि से कि जब हम उपभोक्ता के आय में क्षतिपूरक परिवर्तन करते हैं और उससे हम प्रतिस्थापन प्रभाव को अलग करते हैं, तब कैसे अलग करते हैं सो देखिए। IC1 पर प्रारंभिक रूप में संतुलन पर है, ई बिंदु पर उपभोक्ता अब क्या करते हैं क्षतिपूरक परिवर्तन उसके आय में करते हैं और नया हम लोग बजट रेखा DN ड्रॉ करते हैं, DN ड्रॉ करते हैं जो कि उपभोक्ता को उसी अधिमान वक्र पर ले आता है और नया उसका संतुलन बिंदु E1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि नए E1 बिंदु पर जब संतुलन में होगा उपभोक्ता तो वो x की कितनी मात्रा क्रय करेगा, OJ मात्रा और y की OH मात्रा। इस प्रकार यहाँ हम लोग देख रहे होंगे कि I से लेकर J तक जो मूवमेंट है ये किसके कारण है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है। मतलब E से जो मूवमेंट आपका E1 पर आया तो ये मूवमेंट किसके कारण हुआ, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। और बाकी बच गया क्या, तो बाकी बचेगा आय प्रभाव, क्योंकि दोनों का योग ही क्या है, कीमत प्रभाव है। तो J से लेकर M तक का जो क्षेत्र है वो आय प्रभाव का क्षेत्र है। मतलब IJ प्लस JM मतलब प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव इक्वल टू कीमत प्रभाव अर्थात IM, यही प्रभाव है। तो हो गया ये आपका हिग्स महोदय के अनुसार। अब चलते हैं सलस्टकी महोदय के अनुसार कैसे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए प्रारंभिक संतुलन बिंदु तो E है, ठीक है। अब हम लोग लागत अंतर के बराबर जो है उपभोक्ता से हम लोग आय लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को पूर्ण संयोग बिंदु से होते हुए अपना बजट रेखा ड्रॉ करना होगा। तो वो बजट रेखा कौन सा हम ड्रॉ कर किए हैं यहाँ पर, BO, ठीक है, जो पूर्ण संतुलन बिंदु E से होकर गुजरता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा कि उपभोक्ता जो है नए संतुलन बिंदु को प्राप्त करेगा, जो सलस्टकी महोदय के रीति में होता है कि ऊंचे अधिमान वक्र पर उपभोक्ता शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर E2 पर ये उपभोक्ता शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस प्रकार प्रतिस्थापन प्रभाव कितना परिलक्षित होता है वस्तु X के केस में, तो IL, ठीक है, इतनी मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता खरीद रहा है, ठीक है। और LM मात्रा जो है अब शेष क्या बचेगा, आय प्रभाव ही बचेगा। शेष मात्रा LM आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता खरीद रहा है। इस प्रकार कुल जो है ये जो मूल्य प्रभाव है, कीमत प्रभाव कितना है, IM, कीमत में परिवर्तन के कारण ही X वस्तु की IM अधिक मात्रा उपभोक्ता खरीद रहा है, ठीक है। तो ये आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों का योग क्या हुआ, मूल्य प्रभाव हुआ। ये हम लोग इस ग्राफ में देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कीमत उपभोग वक्र क्या है। तो कहता है कि आय एवं एक वस्तु की कीमत स्थिर मानते हुए एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात संतुलन की परिवर्तित स्थितियों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। कीमत वक्र की ढाल को देखकर इनसे संबंधित वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि कीमत वक्र उपभोग वक्र कैसे ड्राइव होता है। देखिए जब हम लोग विभिन्न संतुलन बिंदु होता है ना, जब कीमत मान लीजिए X का घटा
तो x का घटा तो विभिन्न संतुलन बिंदु, जैसे आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पर चित्र में देख रहे होंगे कि परिवर्तित संतुलन बिंदु P, उसके बाद Q, उसके बाद R है। तो इन संतुलन बिंदुओं को जब हम लोग एक सीधी रेखा से मिला देते हैं तो हम लोगों को PCC प्राइस कंजम्पशन कर्व मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ को समझते हैं। ये ग्राफ किस संदर्भ में है? ये ग्राफ है कीमत प्रभाव दिखाने के लिए कि x वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि या कमी होती है तो। ठीक है। ऐसा ये देखिए, वस्तु x की में पहली प्रारंभिक जो है बजट रेखा AB है। अगर कीमत घटी है तो उसकी नई बजट रेखा AC हो जाएगी, फिर घटेगी तो उसकी नई बजट रेखा AD हो जाएगी। ठीक है। और उसी प्रकार से उसका संतुलन बिंदु आप देख रहे होंगे कि P, उसके बाद Q, उसके बाद R धीरे धीरे ऊंचे अंतिमान वक्र की ओर शिफ्ट करता जा रहा है। और नया उपभोग मात्रा जो है x वस्तु का वो बढ़ता चला जा रहा है। जो पहले OX1 था, बढ़ के OX2 हो गया है। पुनः फिर बढ़ने के बाद वो OX3 हो जा रहा है। ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि यदि y वस्तु के कीमत में वृद्धि या कमी होता है तो क्या होगा। बस वही उसी का उल्टा हो जाएगा, y वस्तु के साथ हो जाएगा, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि PCC वक्र का ढाल कैसा जा रहा है। ठीक है। इसी ढाल को देखकर हम लोग वस्तु के नेचर का पता या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। इस ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि x वस्तु श्रेष्ठ है और y वस्तु निम्न है। निम्न और श्रेष्ठ वस्तु में अंतर आप लोग समझ रहे हैं। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि वस्तु x का जब कीमत घटता है तब क्या क्या होता है। तो कीमत घटने से बजट रेखा शिफ्ट करता है, उसी हिसाब से संतुलन बिंदुओं की शिफ्ट होता है। ठीक है। और उपभोक्ता जो है अपने जो निम्न वस्तु y है उसका उपभोग घटाता है और x वस्तु का उपभोग बढ़ाता है। ठीक है। आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि पहले y1 ये क्या कहते हैं OY1 मात्रा क्रय कर रहा था, फिर दूसरे केस में दूसरे संतुलन बिंदु पर OY2 करता है, फिर तीसरे पर OY3 करता है। ठीक है। और इधर उसी के तुलनात्मक रूप से पहले OX1 क्रय कर रहा था, पुनः फिर OX2 क्रय कर रहा है और अगले संतुलन बिंदु पर वो OX3 क्रय कर रहा है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला। अब यहाँ पे हम लोग उसका उल्टा देखेंगे कि y वस्तु श्रेष्ठ है और x वस्तु निम्न है। इसमें क्या हो जाएगा, PCC पीछे की तरफ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है। तो वही बात है कि पहले इसमें x वस्तु निम्न है, मतलब x का जो है वो उपभोग धीरे धीरे घटाएगा और y का जो है उसके अपेक्षा वो बढ़ाएगा। ठीक है। ये देखिए इसमें घट गया। ठीक है। y का पहला ये उपभोग कर रहा था, उसके बाद ये उपभोग करने लगा और उसके बाद ये, मतलब y वस्तु जो अच्छी वस्तु श्रेष्ठ वस्तु है उसका उपभोग उपभोक्ता बढ़ाता है और जो निम्न वस्तु है उसका उपभोग उपभोक्ता घटाता चला जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि कीमत प्रभाव जब x वस्तु तटस्थ रहे। तो x वस्तु तटस्थ कब कहेंगे? तटस्थ किस वस्तु को बोलते हैं? तो तटस्थ उस वस्तु को बोलते हैं जिस पर कीमत परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जब x वस्तु तटस्थ है तो ये तीनों संतुलन में वो x की एक फिक्स मात्रा ही उपभोग कर रहा है। मान लीजिए ये O है और ये कोई भी मान लीजिए F है, तो वो F मात्रा ही ये तीनों संयोग में x का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। और ये इसमें ये भी चीज़ देखेंगे कि PC जो है y अक्ष के समानांतर है और इसमें जो है जब उसका उल्टा होता है, जब y वस्तु तटस्थ होती है तो ये x अक्ष के समानांतर PCC कर्व हो जाता है और उपभोक्ता जो है y वस्तु का एक निश्चित मतलब फिक्स अमाउंट यूज़ कर रहा होता है या उस पर व्यय कर रहा होता है। ठीक है। तब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि अभी तक तो हम लोग देखते आए कि दो ही वस्तु के संदर्भ में उदासीनता वक्र को, अगर मान लीजिए दो से अधिक वस्तुओं के संदर्भ की बात आए तब हम लोग क्या करेंगे। तो तब हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि एक अक्ष पर एक वस्तु को ले लें और बाकी जितनी उसकी क्रय क्षमता है, क्रय क्षमता को हम लोग कैसे मापेंगे कि उसके पास जितना पैसा बच जाता है, जितना मनी बच जाता है,
उसको हम लोग एक अक्ष पर ले लेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ एक अक्ष पर गुड एक्स को लिया है और दूसरे अक्ष पर रेस्ट, उसका जो क्रय शक्ति है रेस्ट मनी को हमने डाल दिया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ई बिंदु पर संतुलन दिखाया है और ओ एक्स की हम लोग देख रहे हैं कि वो उपभोक्ता ओ एम मात्रा क्रय कर रहा है एक्स वस्तु की, और रेस्ट जो है क्रय शक्ति से वो ओ पी क्रय कर रहा है, लेकिन किस किस वस्तु का कर रहा है रेस्ट मनी से ये स्पष्ट नहीं है। अगर हम स्पष्ट करेंगे तो हम लोगों को त्रिविमीय और भी बीजगणितीय बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ करना होगा जो बहुत जटिल होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि मांग वक्र की क्या व्युत्पत्ति इस उदासीनता वक्र से की जा सकती है। तो हाँ, कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग को कुछ एजम्पशन करने होंगे, जैसे कि हम लोग पिछले ग्राफ को यूज़ किया यहाँ पर, एक गुड एक्स लिया है हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर और रेस्ट मनी को हम लोग वाई एक्सिस पर हमने लिया है। पीसीसी आपको स्पष्ट है, इसमें जो है एक्स की बढ़ती मात्रा का हर नए संतुलन बिंदु पर एक्स बढ़ती मात्रा में उपभोग हो रहा है। पहला OX1 है, दूसरा OX2 है, तीसरा OX3, चौथा OX4। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रति इकाई कीमत क्या होगी। मांग वक्र में क्या होता है, हम लोग प्रति इकाई कीमत के संदर्भ में वस्तु का मांग हम लोग देखते हैं, मांग की मात्रा हम लोग देखते हैं। तो प्रति इकाई कीमत निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि x जैसे Q1 बिंदु पर प्रति इकाई कीमत कितनी होगी, OA बटा OB, ठीक है। और उसी तरह Q2 पर OA बटा OC, उसी तरह Q3 पर OA बटा OD, और उसी तरह Q4 पर OA बटा OE। अब हम लोग यदि इसको एक स्केल में मान लें कि OA जो है लगभग 40 रुपया के बराबर या 50 रुपया के बराबर, और OE जो है लगभग ये 50 है, मतलब एक स्केल पर इसको बैठा लें, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक मांग अनुसूची का आसानी से निर्माण कर सकते हैं और उस मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आप लोग खुद से करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि गणना वाचक विश्लेषण पर इस विश्लेषण की क्या श्रेष्ठता है। सबसे पहला श्रेष्ठता यह है कि यह विश्लेषण उपयोगिता माप की कठिनाई का उन्मूलन करता है। कैसे करता है, यही क्रमवाचक विश्लेषण के कारण हम लोगों को गणना नहीं करना पड़ता। दूसरा बात है कि यह विश्लेषण आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव व कीमत प्रभाव की अलग अलग व्याख्या करता है, जैसे हम लोगों ने अभी देखा। मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता की अनिवार्य मान्यता पर आधारित यह विश्लेषण नहीं है, ठीक है। ये तीनों श्रेष्ठता है इस पर गणनावाचक विश्लेषण पर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग आलोचनाएं देखेंगे कि इस विश्लेषण का क्या आलोचना है, ठीक है। गणनावाचक विश्लेषण की आलोचनाएं हुई थी, इसी तरह इसकी भी आलोचनाएं हुई, इस पर भी नए सुधार आए। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग ये क्या क्या आलोचनाएं हुई। तो पहला आलोचना हुई कि यह हमें कोई नया निष्कर्ष नहीं देता है। मतलब जो निष्कर्ष हम लोगों को गणनावाचक विश्लेषण पहले ही दे चुका है, उसी निष्कर्ष को यह पुनः प्रतिस्थापित करता है। पुराने किसी निष्कर्ष को न तो ये कैंसिल करता है, न ही कोई ये नया निष्कर्ष पर हम लोगों को ले जाता है, ठीक है। दूसरा आलोचना है यह है कि गलत मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को अपनी समूची अधिमान अनुसूची का पता है। मान लीजिए कोई उपभोक्ता जो है कभी 2 रोटी और मान लीजिए कि किसी संयोग पर किसी वस्तु x का 5 इकाई और y का 2 इकाई लेकर वो संतुष्ट है, तो उपभोक्ता को ये पूरी तरह से पता हो कि हम x का अगर एक भी वस्तु उपभोग न करें और y का सारा वस्तु उपभोग कर ले तभी हम संतुलन में हों, तो ये मान्यता गलत है कि उपभोक्ता को अपनी समूची अधिमान अनुसूची का पता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 2 से अधिक वस्तुओं पर लागू करते ही सरलता समाप्त हो जाती है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया। विवेकपूर्ण व्यवहार की मान्यता है। तो विवेकपूर्ण व्यवहार क्या है कि ये कहता है कि वही अर्थमानव की परिकल्पना कि उपभोक्ता जब भी व्यय करेगा तो विवेकपूर्ण तरीके से व्यय करेगा। तो अभी हम लोगों को जानना ये ज़रूरी है, ये समझना चाहिए कि मनुष्य का व्यवहार जो है राजनीतिक, सामाजिक और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिससे प्रभावित होता है। तीसरा बात दुर्बल क्रमबद्धता की है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, और इसी का आधार पर प्रोफेसर सैमुअलसन द्वारा सबल क्रमबद्धता का प्रकट अधिमान सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है।
इसके बाद अगला आलोचना है कि यह विश्लेषण एक जटिल विश्लेषण है, खास करके जब ये 2 से अधिक वस्तुओं पर लागू किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस उदासीनता वक्र विश्लेषण को अच्छी तरह समझे होंगे। अगर आप लोगों को मैं समझाने में सफल हुआ हूँ तो कृपया लाइक ज़रूर करें। चलिए, इसके साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।